हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का ए स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम एंसेंट हिस्ट्री से रिलेटेड सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जानेंगे। साथ ही यदि आप पहली बार हमारे ए स्टडी क्लासेस के चैनल को विजिट कर रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे ए स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हूं आप सभी को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की वीडियो को शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज एवं उत्खनन। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया या विश्व की पहली व्यवस्थित सभ्यता तथा शहरी सभ्यता थी जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले चार्ल्स मैसन नामक अंग्रेज विद्वान ने 1826 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दी थी। चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में ही हड़प्पा के टीले की खोज की थी तथा यहाँ से कुछ ईंटें प्राप्त की थीं, किंतु इस समय कोई उत्खनन नहीं हुआ और न ही कोई बड़े पैमाने पर कार्य आगे बढ़ा। 1853 ईस्वी से 1856 ईस्वी में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में कराची से लाहौर के मध्य एक रेलवे लाइन का विकास किया जा रहा था। इस समय ब्रंटन बंधुओं, जिन्हें की जॉन ब्रंटन तथा विलियम ब्रंटन के नाम से जाना जाता है, द्वारा भी प्राचीन काल की कुछ ईंटें प्राप्त की गई, किंतु पुनः इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के निर्देश पर दयाराम साहनी की अध्यक्षता में हड़प्पा नाम स्थल की खोज की गई थी। इससे पुरातत्व विभाग का ध्यान विशेष रूप से इस सभ्यता की ओर आकर्षित हुआ। इस समय भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल थे। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनित किया जाने वाला प्रारंभिक स्थल है। हड़प्पा की खोज के बाद से वर्तमान तक इस सभ्यता के लगभग 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है और वर्तमान में भी यह क्रम जारी है, यानी कि इनकी खोजें अभी भी वर्तमान में जारी हैं। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने के कार्य को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम इसका महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का, इसलिए इसका जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। फिर आगे चलकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक जॉन मार्शल को बनाया जाता है, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक जॉन मार्शल को बनाया गया था। जॉन मार्शल की निगरानी में ही दो लोग रहते हैं, एक राय बहादुर दयाराम साहनी तथा दूसरे राखलदास बनर्जी। जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी तथा राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज हुई थी उसे राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में खोजा था तथा राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी सन 1922 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता आद्य इतिहास यानी कि प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत आती है। आद्य इतिहास उसे कहा जाता है जिसमें पुरातात्विक खुदाई के साक्ष्य तो मिलते हैं, यानी कि पुरातात्विक वस्तुएं तो प्राप्त होती हैं, साथ ही लेख अभिलेख यानी कि साहित्यिक साक्ष्य भी मिलते हैं, परंतु इन अभिलेखों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सीधी भाषा में कहें तो जिस काल में पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते हैं, साथ ही साहित्यिक साक्ष्य भी मिलते हैं, परंतु इन साहित्यिक साक्ष्यों को पढ़ा न जाए उसी काल को ही आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। इस लिपि के 400 से 500 संकेत प्राप्त हुए हैं। यह संकेत हमें ईंटों, मनकों, मृद भांडों तथा ज्यादातर मुहरों से प्राप्त हुए हैं। ये मुहरें सेलखड़ी की बनी होती थीं। सेलखड़ी एक मिट्टी का प्रकार था। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को लिखने के तरीके के ऊपर कई इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं। किसी ने कहा कि इस लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है, तो किसी ने कहा कि इस लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है। इसलिए इस लिपि को लिखने के बारे में सही जानकारी पता न चलने के कारण इन दोनों तरीकों को मान लिया गया है। जब किसी लिपि को दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है
तो ऐसे लिखने के तरीके को प्रूस्टोफेडन शैली कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थीं। हड़प्पा सभ्यता नदी घाटी सभ्यता के रूप में विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के समय हड़प्पा सभ्यता को मिलाकर कुल 4 सभ्यताएं थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उसके साथ साथ उसे मिलाकर कुल 4 सभ्यताएं थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा 3 और सभ्यताएं थीं। पहली मेसोपोटामिया अथवा सुमेरियन सभ्यता, यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता कहा जाता था। दूसरी मिस्र सभ्यता अथवा नील नदी घाटी की सभ्यता। तीसरी चीन की सभ्यता तथा चौथी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके बारे में हम जान रहे हैं। पहली हवांगहो नदी घाटी सभ्यता, इस सभ्यता को चीन की सभ्यता कहा जाता था। दूसरी सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी दजला फरात 2 नदियां थीं। इन नदियों के बीच जो घाटियां थीं, इनमें एक सभ्यता विकसित हुई जिसे मेसोपोटामिया या सुमेरिया की सभ्यता कहा गया। यह सभ्यता इराक की सभ्यता थी। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता सुमेरियन सभ्यता को माना जाता है। सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता तथा काल्ट्रिया की सभ्यता सभी मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत आती थीं। यानी कि इन सभी को मिलाकर ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का निर्माण हुआ था। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता के लोगों को मेलुहा के नाम से बुलाते थे। यानी कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो सिंधु पासी लोगों को मेलुहा के नाम से पुकारते थे। चौथी नील नदी घाटी सभ्यता, ये मिस्र की सभ्यता थी। इन सभी सभ्यताओं में हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ी तथा सबसे विकसित सभ्यता थी। जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे पड़ा। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता या प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता तथा कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे पहले हड़प्पा नगर को खोजा गया था। यानी कि सबसे पहले जो स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से खोजा गया था वो हड़प्पा स्थल था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आगे जब खोज चालू रही तथा 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने जैसे ही मोहनजोदड़ो को खोजा तो वहां से हड़प्पा की दूरी में 200 से 300 किलोमीटर का अंतर था। यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की कुल दूरी 200 से 300 किलोमीटर थी। जब खोजकर्ता हड़प्पा से मोहनजोदड़ो आए तो उन्होंने देखा कि एक और स्थल मिला। धीरे धीरे और स्थल मिलने लगे तो ये सभी स्थल सिंधु नदी के किनारे पर ही मिल रहे थे। यानी कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के अलावा जब खोजकर्ताओं को और स्थल मिलने लगे और वह स्थल सभी सिंधु नदी के किनारे पर ही मिल रहे थे तो हड़प्पा सभ्यता के भी काफी स्थल सिंधु नदी के किनारे पर ही मिले थे। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा गया। वैसे वास्तव में हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर ही स्थित थी, परंतु हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल सिंधु नदी के किनारे पर भी मिले हैं। प्राचीन साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि सिंधु नदी तथा गंगा नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र में सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। यानी कि सिंधु तथा गंगा नदी के बीच के क्षेत्रों में सरस्वती नदी बहती थी तथा सरस्वती नदी के किनारे पर भी सिंधु घाटी सभ्यता के फल प्राप्त किए गए हैं। तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सरस्वती सभ्यता भी रख दिया गया था। 1947 ईस्वी में जब हमारा देश आजाद हुआ, यानी कि जब भारत देश आजाद हुआ तो उस समय 40 स्थलों की खोज हो चुकी थी। वर्तमान में 1500 से भी ज्यादा पुरातात्विक स्थल खोजे जा चुके हैं। ये सभी के सभी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में ही विकसित हैं। सिंधु तथा गंगा नदी के बीच में 1100 पुरातात्विक स्थल मिले हैं। अब इस सभ्यता को ना तो सिंधु सभ्यता कहा गया ना तो सरस्वती सभ्यता, क्योंकि इनके बाद भी स्थल मिलते जा रहे थे और खोजकर्ताओं ने देखा कि ये सारे के सारे स्थल एक घाटी के आसपास प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। आगे चलकर इस सभ्यता का नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी रखा गया, क्योंकि यहाँ के लोगों ने सबसे पहले तांबे के साथ टिन को मिलाकर कांसा बनाया था तथा इस सभ्यता से कांसे के उपकरणों की भी बहुत बड़े पैमाने पर खोज हुई है। इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। इस बात से स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता में ही भारत में पहली बार कांसे के प्रयोग का प्रारंभ हुआ था। यानी कि हम कह सकते हैं कि कांसे का प्रयोग सबसे पहले भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में
मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु तांबा थी, क्योंकि तांबे तथा टिन को मिलाकर ही कांसा प्राप्त हुआ था। परंतु वास्तव में इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता तथा इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के तो अनेक नाम पड़े, परंतु वास्तव में इसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता ही कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, तो इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तथा इस सभ्यता की सबसे पहली जानकारी हड़प्पा की खुदाई से मिली थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम, यानी कि ये किस काल में रही थी या इसका समय काल क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम के बारे में स्पष्ट एवं प्रामाणिक जानकारी का अभाव है, यानी कि कमी है। इसके दो प्रमुख कारण है। पहला, सिंधु घाटी की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के उत्खनन में समस्या के कारण अभी तक ऐसा कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है कि जिसके आधार पर हम सिंधु घाटी सभ्यता के सही कालक्रम को ज्ञात कर सकें। हम रेडियो कार्बन विधि में C14 विधि पढ़ते हैं। इस विधि से यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है तथा उसी के आधार पर उस काल को निर्धारित किया जाता है कि ये वस्तु किस काल में रही होगी। इस विधि के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल कुल 3 चरणों में माना गया, यानी कि C14 विधि के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल कुल 3 चरणों में माना जाता है। पहला, पूर्व हड़प्पाई चरण। दूसरा, परिपक्व हड़प्पाई चरण। तीसरा, उत्तर हड़प्पाई चरण। तो जानते हैं पूर्व हड़प्पाई चरण के बारे में। पूर्व हड़प्पाई चरण का समयकाल लगभग 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक माना गया है। परिपक्व हड़प्पाई चरण का समयकाल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना गया है, जबकि उत्तर हड़प्पाई चरण का समयकाल 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना गया है। आगे चलकर फिर से नई खोज होती है, यानी कि इन चरणों के बाद एक और नई खोज होती है तथा नई खोजों के अनुसार ही कार्बन C14 विधि के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य समय 350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। कुछ इतिहासकार इस सभ्यता के समय काल को अलग अलग बताते हैं। जैसे सर मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि इस सभ्यता का समय काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। तो DP अग्रवाल सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल 350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानते हैं, जबकि मैके इसका समयकाल 250 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक मानते हैं तथा मार्शल ने 3200 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना है। परंतु वास्तव में हड़प्पा सभ्यता का समयकाल 350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कई इतिहासकार 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक भी मानते हैं। तो चलिए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में। सिंधु सभ्यता के लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे। सिंधु क्षेत्र में आने वाली यह प्रथम जाति थी जो कि मध्य भारत में आके फिर यहीं पर विराजमान हो गई, कि मध्य भारत से आए और वहां से आकर सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु क्षेत्र में ही बस गए। कुछ लोग कहते हैं कि यह भूमध्य सागरीय थे। इसे मेडिटेरियन भी कहा जाता है। भूमध्य सागरीय लोगों को दक्षिण भारत का निर्माता भी कहा जाता है। भूमध्य सागरीय लोगों की प्रजातियों के अवशेष भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि सिंधु सभ्यता में मंगोलाइड लोग रहा करते थे तथा यह लोग उप हिमालयी क्षेत्र से आए हुए थे, यानी हिमालय के आसपास जो क्षेत्र थे वहां से आकर सिंधु घाटी सभ्यता में बस गए थे। कुछ लोग कहते थे ये लोग अल्पाइन थे। मध्य गंगा तथा निम्न गंगा में ये अल्पाइन लोग अभी भी बसे हुए हैं। जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का उद्भव या उत्पत्ति कैसे हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को लेकर दो मत पढ़ते हैं। एक विदेशी मत पढ़ता है तथा दूसरा देसी मत पढ़ता है। विदेशी मत मेसोपोटामिया से तथा देसी मत स्थानीय क्षेत्रों जैसे कि ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता तथा भारत की सोथी सभ्यता से संबंधित थे। यानी कि जो विदेशी मत के लोग थे वो मेसोपोटामिया से संबंधित थे तथा जो देसी मत के लोग थे वो ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता, भारत की सोथी सभ्यता आदि से संबंधित थे। जानते हैं विदेशी मतों के बारे में। विदेशी मत कहता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वह नकल मारी गई थी मेसोपोटामिया की सभ्यता से, कि जो हड़प्पा सभ्यता की वस्तुएं थी वो मेसोपोटामिया सभ्यता से नकल मारी गई थी। मार्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड तथा मैके ये 3 लोग थे विदेशी मतों में शामिल। इन तीनों ने कहा था
कि हड़प्पा सभ्यता नकल की गई थी मेसोपोटामिया सभ्यता से। इन्होंने इस आधार पर कहा था कि जो अन्नागार थे हड़प्पा सभ्यता में, बहुत समान अन्नागार मेसोपोटामिया सभ्यता में भी थे। साथ ही जो चबूतरा था हड़प्पा सभ्यता में, जिसे मेसोपोटामिया सभ्यता में जिगुरत कहा जाता है, दोनों समान थे। इसके साथ ही दोनों सभ्यताओं में पक्की ईंटों का प्रयोग, लिपि का ज्ञान, कांसे का प्रयोग, मिट्टी के बर्तनों के लिए चाक का प्रयोग, कृषि और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था, बैल की आकृति की मोहरें आदि कुछ ऐसी चीजें थीं जो दोनों सभ्यताओं में समान रूप से प्राप्त होती हैं। इनके आधार पर ही विदेशी मत ने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता से ही संबंधित थी। जानते हैं कि देसी मतों के अनुसार देसी मतों के लोगों का क्या कहना था। देसी मतों ने मेसोपोटामिया सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर बताया है। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र दोनों सभ्यताओं की तुलना में लगभग 12 गुना क्षेत्र में विस्तृत एवं अधिक सर्वश्रेष्ठ सभ्यता थी। यानी कि कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया तथा मिस्र दोनों सभ्यताओं की तुलना में 12 गुना बड़ी थी। इसलिए मेसोपोटामिया एक छोटे क्षेत्र की सभ्यता के द्वारा सिंधु घाटी जैसी बड़ी सभ्यता का विकास करना असंभव प्रतीत होता है। यानी कि कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसी बड़ी सभ्यता का विकास करना मेसोपोटामिया जो कि एक छोटी सभ्यता थी उसके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नहीं किया जा सकता था। लिपि के आधार पर मेसोपोटामिया में किलाक्सर लिपि या कीलनुमा लिपि का प्रयोग किया जाता था, जबकि हड़प्पा सभ्यता में भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया जाता था। नगर नियोजन के आधार पर देखा जाए तो मेसोपोटामिया की नगर नियोजन व्यवस्था कम विकसित थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था अधिक विकसित थी मेसोपोटामिया की सभ्यता से। ईंटों के आधार पर मेसोपोटामिया की सभ्यता में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जबकि हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। पूजा भवन के आधार पर देखा जाए तो मेसोपोटामिया सभ्यता से तो पूजा भवन या मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, परंतु हड़प्पा सभ्यता से कोई भी पूजा भवन या मंदिर का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। यानी कि कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया से तो मंदिर मिले हैं, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी मंदिर का जिक्र नहीं है या कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में पुरोहितों का शासन था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहितों के शासन का कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। वैसे तो कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहित थे, परंतु उनका कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे कि हम माने कि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहितों का शासन था। मुहरों के आधार पर देखा जाए तो मेसोपोटामिया सभ्यता में बेलनाकार मुहरों का प्रयोग किया जाता था, जबकि हड़प्पा सभ्यता में चौकोर प्रकार की मुहरों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी, जहां उच्च स्तरीय नगर नियोजन के प्रमाण मिलते हैं, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता अर्ध नगरीय सभ्यता थी, जहां नगरों के साथ साथ गांव भी मिलते हैं। साथ ही मेसोपोटामिया सभ्यता में उच्च स्तरीय जल निकासी प्रणाली भी स्थापित नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी, जबकि मेसोपोटामिया में सड़कें अव्यवस्थित रूप में मिलती हैं। मेसोपोटामियाई समाज प्रमुखतः पितृसत्तात्मक था, जबकि सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक समाज के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि जो मेसोपोटामियाई समाज था वहां पर पितृसत्तात्मक समाज था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक था। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि मेसोपोटामियाई सभ्यता में आदमी का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में औरत का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। इन सभी बातों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता से बिल्कुल भिन्न थी, यह कहा जा सकता है। हालांकि इन दोनों सभ्यताओं में कुछ समानताएं भी अवश्य थीं, परंतु इन समानताओं का प्रमुख कारण इन दोनों सभ्यताओं के बीच जो आपसी व्यापार था उसी के कारण इन दोनों सभ्यताओं में समानताएं रही होंगी। साक्ष्यों के आधार पर साबित हुआ है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध थे, अतः वस्तुओं के आदान प्रदान के कारण इन सभ्यताओं में सामाजिक तथा सांस्कृतिक तत्वों एवं विशेषताओं का भी आदान प्रदान हुआ ही होगा। इसी वजह से इन दोनों सभ्यताओं के बीच कुछ समानताएं भी रही होंगी। इसीलिए यही वजह थी कि इन दोनों सभ्यताओं में कुछ समानताएं रही थीं। जानते हैं ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता के प्रमुख समर्थक फेयर सर्विस तथा रोमिला थापर हैं।
इनका मानना है कि ईरानी बलूची संस्कृति से ही सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव और विकास हुआ था। मुख्यतः पाकिस्तान के सिंध के क्षेत्र में नाल, कुल्ली तथा आमरी जैसे स्थलों की भी खोज हुई है। यह सभी स्थल हड़प्पा के पूर्व काल के ग्रामीण स्थल थे, यानी कि कह सकते हैं कि हड़प्पा के पहले के काल में ही ये स्थल उपस्थित थे। इन इतिहासकारों का मानना है कि कोई भी नगरीय सभ्यता अचानक यानी कि एकदम से विकसित नहीं होती है, बल्कि यह ग्रामीण से अर्धनगरीय तथा अर्धनगरीय से नगरीय के रूप में विकसित होती है। निष्कर्ष देखते हैं, हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की नगरीय सभ्यता थी, जिसके उद्भव एवं विकास का प्रमुख केंद्र व्यापार था। व्यापारिक गतिविधियों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पहले आपस में जुड़ते गए तथा एक ही प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विशेषताओं को अपनाते गए थे। कालांतर में इस सभ्यता के मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध थे, यानी कि कहा जा सकता है कि कालांतर में सिंधु घाटी सभ्यता के मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध बिल्कुल थे। व्यापारिक संबंधों की वजह से ही सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं का आदान प्रदान मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास की सभ्यताओं से हुआ होगा। इसी वजह से इनके बीच यह समानताएं रही होंगी, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि इन समानताओं का मेन कारण व्यापार ही था। जानते हैं सोथी सभ्यता के बारे में। अमलानंद घोष तथा डीपी अग्रवाल जैसे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता सोथी सभ्यता का ही विकसित रूप है। सोथी सभ्यता की खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1953 ईस्वी में राजस्थान में की गई थी। सोथी सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और आगे चलकर इसी सभ्यता का नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता तथा सोथी सभ्यता दोनों से प्राप्त कुछ मृद भांडों पर पीपल के पत्ते के चिन्ह, बर्तनों में समानता तथा रस्सी के प्रमाण जैसे कुछ एक समान साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास ग्रामीण सोथी सभ्यता से ही हुआ था। जानते हैं ताम्र पाषाणी कृषि संस्कृति के बारे में। ताम्र पाषाणी कृषि संस्कृति में हड़प्पा सभ्यता के विकास को बताया गया है। जैसे बलूचिस्तान में जो हमें संस्कृति मिली है वह कुल्ली नाल संस्कृति प्राप्त हुई है, राजस्थान में सोथी संस्कृति प्राप्त हुई है, चनहुदड़ों से झुकर झाकर संस्कृति प्राप्त हुई है तथा हड़प्पा से सिंधु संस्कृति प्राप्त हुई है। सिंधु संस्कृति तथा सोथी संस्कृति में एक समान वस्तुएं पाई गई हैं, जैसे एक मटकी के ऊपर जो फूल पत्ती का चित्र मिला है वह दोनों में एक समान था तथा उस पर एक रस्सी का चित्र भी दोनों में एक समान मिला है। इसलिए कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के आसपास जो भी सभ्यताएं थीं वो सभी आपस में एक समान थीं। इन सभी में सिंधु संस्कृति को सबसे बड़ी संस्कृति माना जाता है। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में जानते हैं। मांडा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे पर स्थित है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। सुतकांगेडोर जो कि दास्क नदी के किनारे पर बलूचिस्तान में स्थित है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। साथ ही दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर है जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी नदी हिंडन नदी है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पश्चिमी नदी दास्क नदी है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी नदी चेनाब नदी है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे दक्षिणी नदी गोदावरी नदी है। सिंधु घाटी सभ्यता की जलीय सीमा की कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी विस्तार 1600 किलोमीटर है, यानी कि पूरब से पश्चिम तक सिंधु घाटी सभ्यता जितनी भी फैली हुई है वह 1600 किलोमीटर में फैली हुई है तथा सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिण विस्तार 1400 किलोमीटर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी विस्तार उत्तरी एवं दक्षिणी विस्तार से अधिक फैला हुआ है।
सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप या आकार त्रिभुजाकार में फैला हुआ था, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था वह त्रिभुजाकार की आकृति में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत में देखने को मिलता है। 1500 से भी ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थल खोजे जा चुके हैं अभी तक। अफगानिस्तान से सिंधु घाटी सभ्यता के केवल 2 स्थल मुंडीगाक तथा सोरत गुई खोजे गए हैं तथा पाकिस्तान से लगभग 500 स्थल खोजे गए हैं, जबकि भारत से 1000 स्थल खोजे जा चुके हैं। पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 राज्यों में हुआ है, जो कि हैं बलूचिस्तान प्रांत, सिंध प्रांत तथा पंजाब प्रांत में मिलता है। जबकि भारत में कुल 7 राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है, जो कि है जम्मू और कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे ज्यादा विस्तार देखने को मिलता है तथा साथ ही राजस्थान तथा महाराष्ट्र में भी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मिला है। पुरानी जानकारी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली थी, परंतु वर्तमान जानकारी के अनुसार यह 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। आजादी के बाद अधिकांश खुदाई भारत में ही हुई है। भारत में भी गुजरात में यहाँ से लगभग 80% स्थल खोजे गए हैं तथा सर्वाधिक स्थल सरस्वती एवं इसकी सहायक नदियों के बीच में ही मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ऊपरी स्थल उत्तर में मांडा स्थित है, जो कि चिनाब नदी के किनारे पर जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल दैमाबाद, जिसे कि दाइमाबाद भी कहा जाता है, मिला है, जो कि गोदावरी नदी के किनारे पर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी हिस्सा आलमगीरपुर है, जो कि हिंडन नदी के किनारे पर उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी हिस्सा सुतकांगेडोर है, जो कि दास्क नदी के किनारे पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। सुतकांगेडोर तथा आलमगीरपुर के बीच की दूरी 1600 किलोमीटर है, जबकि मांडा तथा दैमाबाद के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। सुतकांगेडोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है तथा आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। साथ ही मांडा सबसे उत्तरी स्थल है तथा दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है। जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल के आधार पर विस्तार। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो से छोटा हड़प्पा है, हड़प्पा से छोटा राखीगढ़ी है तथा राखीगढ़ी से छोटा धोलावीरा है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है, उससे छोटा हड़प्पा है, हड़प्पा से छोटा राखीगढ़ी है तथा राखीगढ़ी से छोटा धोलावीरा है। परंतु हाल ही की खोजों के अनुसार राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल खोजा गया है। राखीगढ़ी नई खोजों के अनुसार सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, परंतु वास्तव में मोहनजोदड़ो को ही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। राखीगढ़ी को केवल नई खोजों के अनुसार सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 हिस्सों में बंटे होते थे, एक पश्चिमी हिस्सा तथा दूसरा पूर्वी हिस्सा होता था। पूर्वी हिस्सा जो था वह नीचे की तरफ बसा होता था। पूर्वी हिस्से में आम लोग रहा करते थे, यानी कि पूर्वी हिस्सा आम आवास क्षेत्र होता था, लेकिन पश्चिमी हिस्सा दुर्गीकृत होता था, यानी कि यह टीले पर होता था, मतलब ऊंचाई वाले स्थान पर स्थित था। पश्चिमी हिस्सा चारों ओर से दीवारों से घिरा होता था। 4 दीवारी का बाहरी भाग पक्की ईंटों से, बाकी आंतरिक भाग कच्ची ईंटों से निर्मित होता था, जबकि पूर्वी हिस्सा चारों ओर से खुला होता था। पश्चिमी हिस्से में उच्च वर्ग के लोग यानी कि केवल पुरोहित वर्ग रहा करता था। वैसे तो पुरोहितों का कोई विशेष प्रमाण नहीं मिला है, परंतु कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े लोग पुरोहित ही होते थे, जबकि पूर्वी हिस्से में निम्न वर्ग के लोग अर्थात व्यापारिक वर्ग, प्रशासनिक वर्ग तथा सामान्य जनता रहा करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नगर मिले हैं बहुत सारे के सारे 2 भागों में बंटे हैं, परंतु धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जो केवल 3 भागों में बंटा था। एक उत्तर भाग, दूसरा मध्य भाग तथा तीसरा निम्न भाग में बंटा था। जैसा कि बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय स्थलों का पश्चिमी हिस्सा दुर्गीकृत होता था, परंतु चनहुदड़ो में कोई भी दुर्गीकरण नहीं मिला है। चनहुदड़ो से हमें मनके का कारखाना, लिपस्टिक, आभूषण, काजल, कंघा, उस्त्रा आदि, साथ ही यहाँ से मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियां भी मिली हैं। चनहुदड़ो स्थल की खोज 1931 ईस्वी में NG मजूमदार ने की थी। कालीबंगा के पश्चिमी हिस्से को दुर्गीकृत पाया गया है।
इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने 1951 ईस्वी में की थी। कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियां भी बोला जाता था। कालीबंगा से हमें खेती के प्रमाण, जूते हुए खेत के प्रमाण, साथ ही अग्निकुंड, वेदिकाएं तथा सवादान भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा के पूर्वी भाग तथा पश्चिमी भाग दोनों को दुर्गीकृत किया गया था। ये दोनों भाग अलग अलग दुर्गीकृत थे, यानी कि वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता में केवल एक भाग ही दुर्गीकृत होता था, परंतु कालीबंगा के दोनों भाग ही दुर्गीकृत हुए मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित था। लोथल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जिसका पूर्वी हिस्सा तथा पश्चिमी हिस्सा दोनों स्थान को एक साथ ही दुर्गीकृत किया गया था, यानी कि इसके दोनों हिस्सों को चारों ओर से एक ही दीवार से दुर्गीकृत किया गया था। लोथल की खोज SR राव ने 1954 ईस्वी में की थी। लोथल गुजरात में भोगपा नदी के किनारे पर स्थित था। लोथल को लघु हड़प्पा तथा लघु मोहनजोदड़ो भी बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल स्थल पर गोदीबाड़ा यानी कि बंदरगाह पाया गया है। लोथल की जल प्रबंधन व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी थी। इस स्थल से रंगाई कुंड तथा अग्नि कुंड भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं। इस सभ्यता के दरवाजे, खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर न खुलकर गलियों की ओर खुलते थे, परंतु लोथल के दरवाजे व खिड़कियां गलियों में न खुलकर मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था समुचित थी, परंतु वनावली स्थान में किसी भी प्रकार की कोई भी जल निकासी व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में बाकी स्थलों से तो जल निकासी व्यवस्था पाई गई है, परंतु बनावली एक ऐसा स्थान है जहां से किसी भी प्रकार की कोई भी जल निकासी व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में मकान आदि का निर्माण सामान्यतः पक्की ईंटों से किया जाता था तथा मकान में 4-5 कमरे भी बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नाना घर, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिले हैं, यानी कि एक मकान में विशेषतः ये सभी चीजें होती थी। इन स्थलों को दुर्गीकरण पक्की ईंटों से ही किया जाता था, परंतु कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। कालीबंगा के पूर्वी तथा पश्चिमी हिस्से को कच्ची ईंटों से दुर्गीकृत किया गया था। इसके अलावा चंद हुदड़ों से बक्राकार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता से दास प्रथा के भी प्रमाण मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का मातृ प्रधान समाज था, अर्थात सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था, यानी कि औरतों को ज्यादा महत्व दिया जाता था। ये इस आधार पर कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वह ज्यादातर नारी की मूर्तियां थी। इसी वजह से माना जाता है कि वहां का समाज मातृ प्रधान समाज था। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बंटा हुआ था। पहला विद्वान वर्ग, दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारी एवं शिल्प वर्ग तथा चौथा श्रमिक वर्ग। सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा का भी प्रमाण मिला है। यह पूर्णतया नहीं बोल सकते, परंतु लोथल से तथा कालीबंगा से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। इनके आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा रही होगी। युगल समाधान से हमारा भावार्थ है कि औरत और पुरुष दोनों का एक साथ समाधान प्राप्त हुआ है। लोथल से 3 युगल समाधान तथा कालीबंगा से 1 युगल समाधान प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी भी थे तथा मांसाहारी भी थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग आभूषणों के शौकीन थे। ये लोग आभूषणों में सोने, चांदी, माणिक्य, मिट्टी, सीत तथा हाथी दांत के आभूषणों को पहना करते थे। सिंधु सभ्यता से तांबे से निर्मित दर्पण भी मिला है, साथ ही सुई, हाथी दांत से बनी कंघी आदि भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि, पशुपालन, शिल्प यानी कि मूर्तियां आदि बनाना तथा व्यापार के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार अपनी समकालीन सभ्यता से तथा अपने आसपास की जगहों के साथ किया करते थे। ज्यादातर यह व्यापार मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ किया करते थे। उस समय मेसोपोटामिया का शासक सारगोन था। यह इसलिए जान पाए हैं क्योंकि सारगोन का एक अभिलेख था। यह पहला अभिलेख था जिसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख से यह पता चला है कि सिंध का जो प्रांत था
इसे इस अभिलेख में मेलुहा बताया गया है। इसके अलावा इस अभिलेख में दिलमुन को फार्स की खाड़ी बताया गया है। इस अभिलेख में एक और जगह माकन के बारे में भी बताया गया है, परंतु इसकी अच्छे से पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह किस जगह के बारे में बताया गया है। मेसोपोटामिया में दो जगह हैं, एक उर तथा दूसरी किस। इन दोनों स्थानों से हड़प्पा सभ्यता की मुहरें प्राप्त हुई हैं। यही मुहरें इस बात का प्रमाण देती हैं कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता से होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय काल में वस्तुओं का आयात तथा निर्यात भी होता था। इस सभ्यता के लोगों द्वारा सूती वस्त्र तथा हाथी दांत की वस्तुओं का निर्यात किया जाता था, जबकि आयात में खेतरी एक जगह है राजस्थान में, यहाँ से लोग तांबा मंगवाते थे। कोलार की खान जो कि कर्नाटक में स्थित है, यहाँ से सोना मंगवाया जाता था। बदसखा एक जगह है अफगानिस्तान में, यहाँ से चांदी, टिन तथा लाजवर्द मंगवाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कुल 9 फसलों का ज्ञान था जिनकी यह लोग कृषि करते थे। गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, राई, सरसों तथा तिल। लोथल से चावल के प्रमाण भी मिले हैं। रंगपुर से धान की भूसी का प्रमाण मिला है। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है, यहाँ से कपास का प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन भी करते थे। पशुपालन में यह लोग गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, हाथी आदि जानवरों को पाला करते थे। तुरकोटदा एक जगह है गुजरात में, यहाँ से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। राना गुंडई एक जगह है पाकिस्तान में, यहाँ से घोड़े के दांत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही मोहनजोदड़ो के ऊपरी हिस्से से भी घोड़े के प्रमाण मिले हैं। हालांकि जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रिय पशु है वह कुब्बड़ वाले सांड को माना जाता है तथा एक सिंगी बैल को भी प्रिय पशु माना जाता है। ऊंट, घोड़ा तथा गाय का किसी भी मुद्रा पर इनका प्रमाण नहीं मिला है, जबकि बाकियों का प्रमाण मिला है। परंतु ऊंट, घोड़ा तथा गाय की अस्थियों के साक्ष्य जरूर सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, परंतु इनकी किसी मुद्रा पर आकृति नहीं प्राप्त हुई है। ऊंट, घोड़े तथा गाय की सिंधु घाटी सभ्यता के उद्योग में सबसे प्रसिद्ध उद्योग वस्त्र उद्योग था। वस्त्र उद्योग के प्रमाण मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से लाल रंग का कपड़ा मिला है तथा कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़े की छाप की बनावट यानी कि डिजाइन मिला है। मोहनजोदड़ो से एक पुरोहित की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। इस मूर्ति पर तिप्तिया अलंकरण जो कि मूर्ति कला की एक बनावट है, इस मूर्ति पर बनी हुई मिली है। इस तिप्तिया अलंकरण कला में उस मूर्ति पर पुरोहित को एक साल ओढ़े हुए दिखाया गया है। इस बात से भी यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में वस्त्र उद्योग था। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तन को कुम्हार के द्वारा बनाया जाता था तथा इन बर्तनों को चाक के उपयोग द्वारा बनाया जाता था। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता से ईंट, भट्ठों का प्रमाण भी मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को फुट तथा क्यूबिक दोनों मापन प्रणालियों के बारे में ज्ञान था। यहाँ तक कि जो इनका बाट होता था वह घनाकार मॉडल पर आधारित था, यानी कि जिससे यह भार को मापते थे वह घनाकार यानी कि घन के आकार की तरह होता था। बाट के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 2 तरह के स्तर का प्रयोग करते थे, एक निचले स्तर पर तथा दूसरा ऊपरी स्तर पर। जो निचले स्तर पर बाट का प्रयोग किया जाता था उसे द्विभाजन प्रणाली कहा जाता था तथा जो ऊपरी स्तर पर बाट के लिए प्रयोग किया जाता था उसे दशमलव प्रणाली बोला जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों द्वारा हथियारों का भी प्रयोग किया जाता था। हथियारों में ये लोग कुल्हाड़ी, आरा, खुरपा, छुरी, बर्छा आदि का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में 3 प्रकार की मूर्तियां पाई जाती थीं। धातु की, मिट्टी की तथा पत्थर की मूर्तियां पाई जाती थीं। धातु की मूर्ति को लुप्त मोम विधि से बनाया जाता था। हालांकि जो मिट्टी से मानव की मूर्तियां बनती थीं वह एकदम ठोस होती थी, परंतु मिट्टी से जो पशुओं की मूर्ति बनती थी वह अंदर से खोखली होती थी। एक जगह है चनहुदड़ो, यहाँ से इक्का गाड़ी तथा कांसे की बैलगाड़ी प्राप्त हुई है। दैमावाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ से कांसे का या तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक मुद्राओं में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिली है, परंतु जो मोहनजोदड़ो से मुहरें प्राप्त हुई हैं
उनसे पशुपति शिव की आकृति मिली है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यादातर मुद्राओं पर एक श्रृंगी पशु की आकृति मिली है, परंतु जो मोहनजोदड़ो से मुहरें प्राप्त हुई हैं, उनमें पशुपति शिव की आकृति मिली है। इसके साथ ही हड़प्पा सभ्यता के लोग शतरंज खेला करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उर्वरा देवी की पूजा किया करते थे। हड़प्पा स्थल से उर्वरा देवी की पूजा का प्रमाण मिला है। उर्वरा देवी मतलब एक देवी है, उसके पेट से एक वृक्ष निकल रहा है, उसे ही उर्वरा की देवी कहा गया है। मतलब स्त्री के पेट से पौधा निकलने का साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। मोहनजोदड़ो से मातृ देवी की पूजा तथा पशुपति शिव की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से लिंग पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्ष की पूजा भी की जाती थी, जैसे नीम तथा पीपल के वृक्ष की। इसके अलावा कालीबंगा तथा लोथल से अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण भी मोहनजोदड़ो से मिला है। स्वास्तिक चिन्ह इस तरह का होता है, इसे ही स्वास्तिक चिन्ह कहा जाता है, जिसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता की सवादान प्रणाली के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से सवादान के साक्ष्य भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। पहला पूर्ण सवादान, दूसरा आंशिक सवादान तथा तीसरा दाह संस्कार का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। पूर्ण सवादान यानी कि मृतकों को पूर्ण रूप से दफना दिया जाता था। आंशिक सवादान यानी कि इसमें मृतक के शरीर को तब तक नहीं दफनाया जाता था जब तक उसकी हड्डियां नहीं बचती थीं। इस विधि में मृतक के शरीर को जंगल में रख दिया जाता था तथा जब तक पशु पक्षी उसके मांस को खाकर हड्डियां नहीं निकाल देते थे तब तक उसे जंगल में ही रखते थे तथा जब शरीर की हड्डियां निकल जाती थीं तो उन्हें दफना दिया जाता था। दाह संस्कार, इसमें मृतक के शरीर को आग के द्वारा जला दिया जाता था। ये तीनों ही विधियां सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से कालीबंगा स्थल से ये तीनों के तीनों प्रमाण मिले हैं, यानी कि ये तीनों की तीनों विधियां कालीबंगा में प्रयोग की गई हैं। हड़प्पा स्थल से विदेशी लोगों के दफनाने या उनके तरीके की तरह दफनाने का साक्ष्य यानी कि एक ताबूत में दफनाने का प्रमाण मिला है। रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य भी मिला है। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या रहे थे उनके बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को इतिहासकारों ने अलग अलग बताया है। मार्टिमर व्हीलर तथा गार्डन चाइल्ड ने कहा था कि इसका पतन आर्यों के आक्रमण से हुआ था। इन्होंने बताया कि मोहनजोदड़ो से 38 नर कंकाल मिले हैं। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि इसके पतन का कारण पारिस्थितिकी विक्षोभ था। ऐसा फेयर सर्विस ने अपनी किताब द रूट ऑफ एंसेंट इंडिया में बताया है। आयरनस्टाइन ने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन था। मैके लैम्ब्रिक तथा राइक्स डेलस ने इसके पतन का कारण बाढ़ को बताया था तथा सर्वाधिक लोगों द्वारा मान्य भी यही है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो में 7 के स्तर तक बाढ़ आई थी, इसलिए बाढ़ को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ ही रही होगी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका पतन भूकंप के कारण हुआ था, क्योंकि कालीबंगा से भूकंप के प्रमाण मिले हैं, परंतु सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ को ही माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो में उस समय की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ भूतों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो को सिंधु का भाग भी कहा जाता है। इसे सिंधु का भाग इसलिए कहते हैं क्योंकि मोहनजोदड़ो में एक टीले के ऊपर स्तूप मिला है। यह स्तूप कुषाण काल का बना हुआ है। इस स्तूप के टीले पर कई चीजें मिली हैं। यहाँ से एक विशाल स्नानागार मिला है। इस स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना हुआ था। इस स्नानागार पर धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान किया जाता था, यानी कि धर्म से संबंधित। इस टीले से सबसे बड़ी इमारत मिली है अन्नागार के रूप में। यहाँ से सभा भवन भी मिला है।
यह वर्गाकार की आकृति में था। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई 27 इंटू 27 मीटर थी, यानी कि 27 मीटर ही लंबा था तथा 27 मीटर ही चौड़ा था। यहाँ से एक पुरोहित आवास भी मिला है, जो कि स्नानागार के उत्तर पूर्वी हिस्से में मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह भी हमें सबसे पहले मोहनजोदड़ो से ही मिला है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। सिंधु सभ्यता के हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो स्थल से शिल्प कला के साक्ष्य भी मिले हैं। इस काल से 3 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, एक मानव, दूसरी नर्तकी तथा तीसरी पुजारी की। पुजारी की मूर्ति पत्थर से बनी हुई थी, मानव की मूर्ति तांबे से बनी हुई मिली है तथा नर्तकी की मूर्ति कांसे की बनी हुई प्राप्त हुई है। पुजारी तथा मानव की मूर्ति हड़प्पा स्थल से मिली है, जबकि नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इन सभी के अलावा कालीबंगा से एक कांसे का बैल भी प्राप्त हुआ है। बनावली तथा मोहनजोदड़ो से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों स्थल मूर्ति कला में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे। मृण मूर्ति का निर्माण चिकोटी पद्धति से सेलखड़ी के द्वारा किया जाता था। सेलखड़ी एक प्रकार की मिट्टी होती है। मोहनजोदड़ो के ऊपरी हिस्से से एक घोड़े की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। मनके के साक्ष्य चनहुदड़ो से मिले हैं। मनकों से आभूषण बनाए जाते थे। इनका आकार बेलनाकार होता था। आभूषण सोने, चांदी, माणिक्य तथा साथ ही मिट्टी, सीप और हाथी दांत के भी बनाए जाते थे। मनके का कारखाना 2 जगहों से प्राप्त हुआ है, एक चनहुदड़ो तथा दूसरा लोथल से। हड़प्पा सभ्यता में काले व लाल मृदभांड प्रयोग में लाए जाते थे। लोथल के मृदभांडों के ऊपर पंचतंत्र जैसी कहानियां लिखी मिली हैं। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों के बारे में जानते हैं। मुहर यह कला एवं स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। हड़प्पा सभ्यता में मुहर के आकार चौकोर, वर्गाकार तथा बेलनाकार प्रकार के मिले हैं। मुहर का आकार सर्वाधिक वर्गाकार आकार का मिला है। बेलनाकार मुहर लोथल से प्राप्त हुई है, जबकि बेलनाकार मुहर का सर्वाधिक प्रयोग फारस में किया जाता था। इसलिए कह सकते हैं कि ये बेलनाकार मुहर लोथल में व्यापार के जरिए ही आई होगी। मोहनजोदड़ो की मुहरों पर ज्यादातर बैल के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के बीच की दूरी लगभग 482 किलोमीटर थी। पिग्गट एक इतिहासकार थे। इन्होंने मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तरफ था, जबकि चनहुदड़ो सिंधु नदी के बाएं तरफ स्थित था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी, जबकि चनहुदड़ो की खोज 1931 ईस्वी में एन.जी. मजूमदार ने की थी। चनहुदड़ो में सिंधु संस्कृति, झूकर संस्कृति तथा झाकर संस्कृति प्राप्त हुई है। चनहुदड़ो तथा लोथल से मनके का कारखाना प्राप्त हुआ है। चनहुदड़ो से एक सिक्का मिला है, जिस पर 3 घड़ियाल के चित्र तथा 2 मछलियों के चित्र प्राप्त हुए हैं। चनहुदड़ो से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों की छाप मिली है। चनहुदड़ो में बक्राकार ईंटों का प्रयोग किया गया था। इस स्थान में लिपस्टिक, कंघा, उस्तरा तथा काजल आदि वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। चनहुदड़ो से मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग किया हुआ मिला है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता था। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में एस.आर. राव के द्वारा की गई थी। लोथल गुजरात के अहमदाबाद में भोगबा नदी पर स्थित था। लोथल से गोदीबाड़ा यानी कि बंदरगाह भी प्राप्त हुआ है। लोथल में जल प्रबंधन की अच्छी व्यवस्था थी। लोथल में मनके का कारखाना भी था। साथ ही चनहुदड़ो में भी मनके का कारखाना प्राप्त हुआ है। लोथल से मिट्टी के बने नाव के डिजाइन यानी कि बनावट भी प्राप्त हुई है। इस स्थान से अग्नि कुंड, रंगाई कुंड, आटा पीसने की पत्थर की चक्की तथा चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा की खोज 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियां भी कहा जाता है। यह स्थान राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। कालीबंगा से हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा के पूर्वी तथा पश्चिमी हिस्से दोनों अलग अलग दुर्गीकृत थे। इनको दुर्गीकृत करने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, यानी कि पूर्वी हिस्सा भी 4 दीवारी से घिरा हुआ था तथा पश्चिमी हिस्सा भी 4 दीवारी से घिरा हुआ था। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता में केवल एक हिस्सा ही 4 दीवारी से घिरा हुआ प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से कच्ची ईंटों से बना हुआ चबूतरा भी मिला है। कालीबंगा से भी अग्निकुंड तथा वेदिकाएं मिली हैं। यहाँ से भूकंप के प्रमाण भी मिले हैं। लिंग पूजा का साक्ष्य भी इसी स्थान से प्राप्त हुआ है। बनावली की खोज 1974 ईस्वी में R.S. बिष्ट ने की थी।
इस स्थान से मिट्टी का बना हल प्राप्त हुआ है। बनावली से उत्तम किस्म के जौ प्राप्त हुए हैं। इस स्थान में जल निकासी का अभाव देखा गया है। संभावना है कि बनावली में बहुत सारे मंदिर थे। धोलावीरा की खोज 1967 ईस्वी से 1968 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी। धोलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं। धोलावीरा में एक टीले पर एक पुराना कुआं बना हुआ था, इसीलिए इसे सफेद कुआं कहा जाता है। धोलावीरा 3 भागों में बंटा हुआ था, किला भाग यानी कि उच्च भाग, दूसरा मध्य भाग तथा तीसरा निचला भाग। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल केवल 2 भागों में ही बंटे हुए थे, एक पूर्वी भाग तथा दूसरा पश्चिमी भाग, परंतु धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 भागों में बंटा हुआ था। धोलावीरा से स्टेडियम, नेवले की पत्थर की मूर्ति तथा विशाल जलाशय प्राप्त हुआ है। धोलावीरा एकमात्र ऐसी जगह है जहां से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्यों व इसकी जानकारी को जान लिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। यदि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सिखाया है और आपने कुछ इस वीडियो से सीखा है, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे एआई स्टडी क्लासेस को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।